हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने अकाउंटिंग का मीनिंग समझा है, अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की है। आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने की ज़रूरत क्या है, क्यों करना चाहिए अकाउंटिंग, आज हम वो सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है परमानेंट रिकॉर्ड। जब हम अकाउंटिंग करेंगे, जब हम बुक्स मेंटेन करेंगे तो हम किस में करेंगे, रिटन फॉर्म में करेंगे, लिख के करेंगे। या तो हमारे बुक में रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन को, या तो कंप्यूटर में रिकॉर्ड करेंगे। किसी में भी रिकॉर्ड करेंगे तो भी हमारे पास क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगी। जब भी हमें वो चीजें रिफर करनी है या कोई ट्रांजैक्शन को वापस से चेक करना है तो हम कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग करने से, बुक या कंप्यूटर में मेंटेन करने से हमारे पास क्या रहेगा, परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, परमानेंट रिकॉर्ड के लिए हमेशा हमारे पास वो ट्रांजैक्शन रहे, इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन के इफेक्ट होता है, हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट होता है हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे और इकोनॉमिक कंडीशन पे। तो इफेक्ट को जानने के लिए कि ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या हो रहा है, वो जानने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। सपोज मैंने एक पर्सन को 20,000 रुपीज पे कर दिया, तो अगर मैंने ये चीज लिखा हुआ है कि मैंने एक पर्सन को 20,000 पे किया, बिजनेसमैन ने एक पर्सन को 20,000 पे किया, तो उनको पता चलेगा कि उनके इनकम में से 20,000 कम हुआ है ना। तो अगर हम लोग ये अकाउंट की बुक मेंटेन ही नहीं करेंगे तो ये सब डिटेल्स पता ही नहीं चलेगी। तो टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन का, हर एक लेन देन का क्या इफेक्ट हो रहा है वो जानने के लिए हम लोग अकाउंटिंग की बुक अकाउंटिंग करते हैं। ओके, टू नो द इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स, कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है कौन सी चीज को, ये जानने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सी इंफॉर्मेशन प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट कर रही है, इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट कर रही है, ये सब हमें कैसे पता चलता है, जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। जब हम अकाउंट्स की बुक बनाते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारी प्रॉपर्टी कितनी है, मतलब हमारा असेट्स कितना है और हमारी लायबिलिटी कितनी है। तो ये सब चीज से हम लोग हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस जान सकते हैं। तो क्लियर हुआ। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाना चाहिए अकाउंटिंग, क्योंकि टू नो द इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स, कौन सा फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को और हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। देखो वापस से बता देती हूँ, लायबिलिटी मतलब कर्जा। लायबिलिटी मीन्स क्या होता है, कर्जा। हमें किसी को पे करना है तो हम उसे बोलेंगे कि हमारी लायबिलिटी है। और टैक्स लायबिलिटी, देखो अभी जो भी बिजनेस करता है या जो भी अर्न करता है उनको क्या पे करना पड़ता है, वो इंसान लोगों को क्या पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। और टैक्स किस पे डिपेंड होता है, प्रॉफिट पे डिपेंड होता है। जितना भी प्रॉफिट अर्न करते हैं उस पे कुछ परसेंट क्या होता है, टैक्स होता है। तो अगर हमें प्रॉफिट पता ही नहीं होगा कि हम कमा कितना रहे हैं, हमारी इनकम कितनी है, अगर यही चीज हमें नहीं पता होगी तो हम क्या टैक्स पे कर पाएंगे, नहीं। तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अकाउंट की बुक इसलिए प्रिपेयर करते हैं, हम अकाउंटिंग इसलिए प्रिपेयर करते हैं कि हमें इनकम पता चले, बिजनेस की इनकम क्या है पता चले। जब भी हमें इनकम पता चलेगी तो हम उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकेंगे। क्लियर हुआ। तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी, पता करना है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, हमारा टैक्स का कर्जा कितना है। ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग बनाते हैं। अकाउंटिंग बनाने से हमें क्या पता चलेगा, प्रॉफिट पता चलेगा, और प्रॉफिट पे हम टैक्स पे कर देंगे। क्लियर हुआ। हमारा फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है टू नो क्वांटम साइज ऑफ पेबल्स। अब ये पेबल्स क्या होता है, पेबल्स मीन्स पे करना है, पेड मीन्स पे कर लिया, और पेबल मीन्स पे करना है। तो जब हम अकाउंट्स की बुक प्रिपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि हमें अभी तक लोगों को कितना पे करना बाकी है, कितना पेबल है ना। टू नो क्वांटम, क्वांटम मीन्स साइज ऑफ पेबल, हमें कितना पे करना है। देखो
बिजनेस में हर ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है। हमने आगे भी समझा था कैश ट्रांजैक्शन मीन्स ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देना। मैंने कुछ परचेज किया है और मैंने वही टाइम पे पे कर दिया, तो उसे बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधारी में परचेज किया है। मैंने आज परचेज किया पर मैंने उसे बोला कि मैं 1 महीने के बाद तेरे को पैसे देती हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो हर बिजनेस में हमेशा कैश ट्रांजैक्शन ही नहीं होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होता है। एग्जाम्पल, मैंने किसी से रॉ मटेरियल परचेज किया क्रेडिट में, क्रेडिट परचेज किया, उधारी में मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, ओके, और जिसकी पेमेंट मैं फ्यूचर में करने वाली हूँ। तो मैंने क्या किया, मेरी क्या बनी? लायबिलिटी बनी, मतलब मेरा कर्जा हुआ। मैंने किसी से आज रॉ मटेरियल परचेज किया है और मैंने उससे बोला कि 1 महीने बाद मैं पैसे पे करूंगी, तो मेरी क्या बनी? लायबिलिटीज बढ़ गई, है ना? क्या बढ़ी? लायबिलिटीज बढ़ गई। तो मेरे को, अगर मैं अकाउंट्स की बुक प्रिपेयर करूंगी तो मेरे को पता चलेगा ना कि मेरी कितनी लायबिलिटी है, मेरे को कितना पेएबल है, मेरे को फ्यूचर में कितना पे करना है, ये सब चीजें मेरे को पता चलेगा। अगर मैं अकाउंट्स की बुक बनाऊंगी ही नहीं तो मेरे को पता चलेगा मेरा पेएबल कितना है, मेरी लायबिलिटी कितनी है, नहीं पता चलेगा। तो 5th ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें पेएबल्स जानना है, हमें लोगों को कितना पे करना बाकी है वो जानना है, इसलिए हम अकाउंट्स बनाते हैं। 6th है टू नो क्वांटम ऑफ रिसीवेबल। क्वांटम ऑफ रिसीवेबल मतलब साइज ऑफ रिसीवेबल। अभी पेएबल मतलब पे करना है, रिसीवेबल मतलब मिलने वाला है, रिसीव्ड मतलब मिल गया और रिसीवेबल मतलब मिलने वाला है। तो अकाउंट्स की बुक प्रिपेयर करने से हमें पता चलता है कि हमें लोगों से कितना पैसा आना बाकी है, वो हमें पता चलता है। देखो, जैसे क्रेडिट परचेस होता है, मतलब अगर उधारी में खरीदते हैं तो बिजनेसमैन लोग कभी कभी उधारी में बेचते भी है। कुछ चीजें उधारी में बेच दी, जब भी हम बेचते हैं तो हमें क्या मिलने वाला रहता है? पैसे मिलने वाले रहते हैं। तो जब भी हम अकाउंट्स की बुक प्रिपेयर करते हैं तब हमें जाके पता चलता है कि हमें लोगों से इतना मिलना बाकी है ना? तो अकाउंट्स की बुक प्रिपेयर करने का 6th ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें जानना है कि लोगों से कितना पैसा मिलना बाकी है। इस वजह से हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। अभी जो हमारा 7th ऑब्जेक्टिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस अकाउंट की बुक क्यों प्रिपेयर करता है, क्यों अकाउंटिंग करता है? क्योंकि उसे जानना है कि उसका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है या उसका बिजनेस लॉस अर्न कर रहा है। अगर वो कोई भी चीजें मेंटेन नहीं करेगा, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेगा, तो लास्ट में कुछ भी नहीं पता चलेगा कि उसने प्रॉफिट किया है कि लॉस किया है ना? तो प्रॉफिट किया है कि लॉस किया है, ये जानने के लिए हर बिजनेसमैन को अकाउंट्स मेंटेन करना होता है। तब जाके उसको पता चलता है कि पूरे साल उसने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस किया है। क्लियर हुआ 7th ऑब्जेक्टिव? अब हमारा 8th ऑब्जेक्टिव है टू नो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है ये जानने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। अगर हमने बुक्स मेंटेन करके रखा है तो हमें पता चलेगा ना कि बिजनेस की लायबिलिटीज कितनी है, बिजनेस की असेट्स कितनी है, बिजनेस के रिसीवेबल्स कितने हैं, मतलब जिनसे पैसा मिलने वाला है वो कितने हैं। ये सब चीजें हमें पता चलेगा जब हम अकाउंटिंग करेंगे। जब हम कुछ मेंटेन ही नहीं करेंगे, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, तो ये सब चीजें हमें कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो ये सब चीजें जानने के लिए हमें अकाउंटिंग करना जरूरी है। जब बिजनेस में असेट्स और रिसीवेबल ज्यादा होते हैं, लायबिलिटीज के कंपेयर में असेट्स और रिसीवेबल ज्यादा होते हैं, तब हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है। और इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होने का मतलब है सॉल्वेंसी। ये वर्ड याद रख लो, हर बार काम आता है। जब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है उसे क्या कहा जाता है? सॉल्वेंसी। क्लियर है यहाँ तक? टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर एंड फ्रॉड। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है? 9th ऑब्जेक्टिव, टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर एंड फ्रॉड। अगर बिजनेस में कुछ गलतियां हो रही है और फ्रॉड हो रहा है, जानबूझ के कोई कुछ कर रहा है,
तो ऐसी चीजें भी अकाउंटिंग से अवॉइड हो सकती है। किस तरीके से? देखो, अब हम हर चीज मेंटेन करके रखते हैं। अगर कोई भी तरीके से पैसे आ रहे हैं तो उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, तो कोई भी अपने पॉकेट में नहीं डालेगा, क्योंकि रिकॉर्ड किया हुआ है वो पकड़ा जाएगा अगर उसने उसके पॉकेट में डाला है तो, है ना। तो ये सब चीजें फ्रॉड होना अवॉइड हो सकता है। या फिर हम किसी को बाहर पैसे दे भी रहे, वो चीज भी रिकॉर्ड करते हैं, तो बिजनेस में से कोई पैसे लेके भी नहीं जा सकते। और गलतियां जो होती है वो भी होना बंद हो जाएगी, क्योंकि हमने सब चीजें मेंटेन करके रखा है, तो गलतियां भी नहीं होगी। तो अकाउंटिंग का 9th ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं एरर एंड फ्रॉड। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हुए। इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने का फायदा क्या है, क्यों अकाउंटिंग करना चाहिए, उससे क्या फायदा होगा हमारे बिजनेस में, ये हम जानेंगे अभी। फर्स्ट एडवांटेज है अकाउंटिंग का अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल रहती है। देखो, अकाउंटिंग कौन प्रिपेयर करता है? ऑनर प्रिपेयर करता है। तो ऑनर के पास इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल होती है, और जब भी ऑनर को वो इंफॉर्मेशन यूज करना है, जब भी जरूरत है, तो वो यूज कर सकता है। यहाँ पे आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया है। अगर ऑनर को बैंक के पास से लोन लेना है, तो बैंक ऑनर का फेस देख के तो लोन नहीं देगी। ऑनर को बताना पड़ेगा कि उसका बिजनेस है, वो बिजनेस में उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये सब उसको बैंक वाले को बताना पड़ेगा, तो ही बैंक से उसे लोन मिलेगा। अगर इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो बैंक वाले को बता सकता है, बैंक मैनेजर को बता सकता है, और फिर बैंक उसे लोन दे देगी। क्लियर हुआ? अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हमेशा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना, ये अकाउंटिंग का एक एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज है टू नो प्रॉफिटेबिलिटी ड्यूरिंग स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। अब ये अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड मीन्स जितने टाइम के लिए हमने अकाउंटिंग किया है, जितने टाइम के लिए हम लोग ने बुक मेंटेन किया है, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। यूजुअली अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर का होता है। ओके, तो पूरे 1 ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितना लॉस इनकर किया है बिजनेस ने, ये इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? अकाउंटिंग देता है। तो ये इंफॉर्मेशन जानने के लिए अकाउंटिंग करना जरूरी है। और ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये चीज को हम लोग आगे के चैप्टर्स में डिटेल में समझेंगे। ओके, थर्ड एडवांटेज है टू नो फाइनेंशियल स्टेटस। बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये जानने के लिए भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। पीरियड के एंड में, मतलब ईयर के एंड में, लायबिलिटी साइज कितनी है, बिजनेस का लायबिलिटी कितना है, ये हमें कैसे पता चलता है? अकाउंटिंग से पता चलता है। अगर लायबिलिटी ज्यादा है, मतलब बिजनेस में कर्जा बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेस की कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है? वीक है, वीक इकोनॉमिक कंडीशन है। अगर लायबिलिटी लेस है, अगर बिजनेस में कर्जा कम है, तो हम क्या बोलेंगे कि गुड इकोनॉमिक कंडीशन, गुड फाइनेंशियल स्टेटस। और ये हमें लायबिलिटी और असेट कहाँ से पता चलता है? तो बैलेंस शीट से पता चलता है। ये बैलेंस शीट के टॉपिक को भी आगे के चैप्टर्स में हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? 3 एडवांटेजेस कर लिए। इंफॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल रहती है, ये एक एडवांटेज है। प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये एक एडवांटेज है। कितना बिजनेस का असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, ये एक एडवांटेज है। 3 एडवांटेजेस कंप्लीट हुए। अब हम करेंगे 4th एडवांटेज। हमारा 4th एडवांटेज है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग, है ना। हर बिजनेस को टैक्स पे करना होता है। टैक्स कितना पे करना है, ये किस पे डिपेंड है? क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब कितने ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना प्रॉफिट अर्न किया है, उस पे डिपेंड होता है कि टैक्स कितना पे करना है, टैक्स की साइज कितनी है, टैक्स पे कितना अमाउंट पे करना है। ये कैसे पता चलता है? बिजनेस ने कितना प्रॉफिट किया है या कितना ट्रांजैक्शन किया है, इस पे डिपेंड होता है। बराबर। तो अगर हम लोग अकाउंटिंग करेंगे
तो हमें पता चलेगा ना कि हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारे ट्रांजैक्शंस कितने हुए हैं। और जब हमें ये पता चलेगा तो हमें टैक्स पे करने में आसानी होगी। तो ये भी एक फायदा है कि हम टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं हम अकाउंट की बुक बनाने के साथ। ओके, फिफ्थ एडवांटेज है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस की वैल्यू निकालना। कभी कभी क्या होता है कि ऑनर को अपना बिजनेस बेच देना होता है, ऑनर को अपना बिजनेस बेचना होता है। तो अब उसे सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है कि अगर मेरे को मेरा बिजनेस बेचना है तो इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, कितने में बेचूं। ये कैसे डिसाइड करेगा ऑनर कि मेरे को बिजनेस कितने में बेचना है? तो देखेगा कि उसके बिजनेस ने पहले प्रॉफिट कितना किया था, उसके बिजनेस का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। अगर वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस था, अगर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी वो बिजनेस की, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या रखेगा, वो ज्यादा रखेगा क्योंकि उसका बिजनेस तो अच्छा था। अगर उसके बिजनेस कभी कभी लॉस करता था, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या करेगा, थोड़ी कम रखेगा। तो ये सब चीजें हमें कैसे पता चलेगी कि प्रॉफिट है, अच्छा है, कि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, मतलब ये सब चीजें कैसे पता चलेगा हमें? अगर जब हम बुक्स मेंटेन करेंगे, तो बुक मेंटेन करेंगे तो बिजनेस का वैल्यूएशन करना इजी हो जाएगा, बिजनेस का सेलिंग प्राइस डिसाइड करना इजी हो जाएगा। तो हमारा फिफ्थ एडवांटेज हमें क्लियर हो गया। अब हम हमारा सिक्स्थ एडवांटेज कर रहे हैं, वो है डिसीजन मेकिंग। देखो, अलग अलग बिजनेस के फॉर्म्स होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, जहां पे सिर्फ एक ही ऑनर होता है, सिंगल ऑनर, उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा क्या है, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म यानी जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ बिजनेस करने के लिए रेडी होते हैं, उसे कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो अलग अलग लोग अपना अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप भी अकाउंटिंग करेगा, पार्टनरशिप फर्म भी अकाउंटिंग करेगा। ओके, और उनका जो अकाउंट है वो कौन यूज करता है, स्टेक होल्डर्स। मैंने कल भी बताया था कि स्टेक होल्डर्स क्या होता है, आज भी देख लेते हैं कि स्टेक होल्डर्स में कौन कौन इंक्लूड होता है। स्टेक होल्डर्स में होते हैं क्रेडिटर्स। अब ये क्रेडिटर्स क्या है, मतलब हमने किसी से उधारी में परचेज किया है, हमने किसी से उधारी में परचेज किया है, उसे कहते हैं क्रेडिटर्स। शेयर होल्डर्स, जिसने हमारे कंपनी में शेयर लगाया है, उसे कहते हैं शेयर होल्डर्स। इन्वेस्टर्स, जिसने इन्वेस्ट किया है, उसे इन्वेस्टर्स कहते हैं। तो ये सब लोगों को जरूरी होता है हमारी इंफॉर्मेशन जानना। ओके, उन्हें जानना जरूरी होता है कि आगे जाके उनको हमारे कंपनी के साथ डील करना है कि नहीं करना है। तो ये सब इंफॉर्मेशन उनको कैसे मिलेगी कि हमारा बिजनेस क्या कर रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, कैसे पता चलेगा? ये सब डिसीजंस लेना पड़ेगा उनको। तो ये डिसीजंस लेने के लिए उनको इन्फॉर्मेशन रिफर करनी पड़ेगी। और वो इन्फॉर्मेशन उनको कैसे मिलेगी? जब हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करेंगे तब वो लोग डिसीजंस ले सकेंगे। तो सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, सिक्स्थ एडवांटेज डिसीजन मेकिंग। सेवेंथ एडवांटेज है एज एन एविडेंस। सेवेंथ एडवांटेज है एज एन एविडेंस। एविडेंस मीन्स सबूत। अकाउंटिंग सबूत की तरह भी काम कर सकता है, एक एविडेंस की तरह भी काम कर सकता है। देखो, अकाउंटिंग किस पे बेस्ड होता है? अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन पे अकाउंटिंग बेस्ड होता है। तो रूल्स और प्रिंसिपल पे बेस्ड है ना, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो रिलायबल होती है, सच्ची होती है, ट्रू होती है। अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन ट्रू होती है। तो जब भी डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, तब हम अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन को एक एविडेंस की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। इन केस दो पार्टनरशिप का फर्म है और पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया है, तो अब वो झगड़े को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये इंफॉर्मेशन को एविडेंस के तरह सामने लेके आ सकते हैं और सोल्यूशन ला सकते हैं। तो क्लियर हुआ कि ये अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन एविडेंस की तरह भी काम करती है, क्योंकि वो रूल्स एंड प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, मतलब इंफॉर्मेशन रिलायबल होती है, ट्रू होती है। तो हम उसको एक एविडेंस की तरह भी काम कर सकते हैं। एथ एडवांटेज है कंपैरिजन विथ पास्ट ऑपरेशन।
ये एडवांटेज क्या बोल रहा है कि हम लोग अकाउंटिंग को पहले के अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन से कंपेयर कर सकते हैं। 2016 के इंफॉर्मेशन को 2015, 14 ऐसे पहले के इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जो रूल्स और प्रिंसिपल अकाउंट्स में यूज हो रहे हैं वो चेंज नहीं होते हैं, और यही फीचर के वजह से हम अभी की इंफॉर्मेशन को पास्ट इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जब हम दो इंफॉर्मेशन को एक साथ कंपेयर करेंगे तब हमें क्या पता चलेगा कि पहले से अभी में हमारे बिजनेस ने क्या अच्छा किया है, अभी हमें और कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये सब चीजें हमें कब पता चलेगा? जब हम दो इंफॉर्मेशन को कंपेयर करेंगे। तो ये भी एक एडवांटेज हुआ, कंपैरिजन विथ पास्ट ऑपरेशन। 9th एडवांटेज है मोरल कंट्रोल। देखो, हर अकाउंट रिटन फॉर्म में होता है, लिखा हुआ होता है, तो वो एक एविडेंस के तरह प्रूव कर सकते हैं, मतलब एक एविडेंस के तरह हम सामने लेके आ सकते हैं। अकाउंट रिटन फॉर्म में होता है तो हम उसको एक एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, तो जब एम्प्लॉयज को पता है कि हर चीजें लिखी जा रही है तो वो क्या करेगा? फ्रॉड नहीं करेगा। फ्रॉड, सब एम्प्लॉयज के जितने भी फ्रॉड है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और अकाउंटिंग असिस्ट टू कीप मोरल कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय पे क्या हो जाएगा? मोरल कंट्रोल हो जाएगा। वो लोग चाह के भी फ्रॉड नहीं कर सकेंगे क्योंकि हर चीजें बिजनेस में हम रिटर्न फॉर्म में मेंटेन कर रहे हैं। तो 9th एडवांटेज क्या है? मोरल कंट्रोल। ओके, 10th एडवांटेज है करेक्टिव मेजर्स, करेक्ट स्टेप्स लेना, उसे क्या बोलते हैं? करेक्टिव मेजर्स। बहुत बार ऐसा होता है कि बिजनेस लॉस करती है। क्यों लॉस करती है? क्योंकि ऑनर ने एक गलत डिसीजन लिया होगा पास्ट में, उसके वजह से बिजनेस हमेशा लॉस सफर करती है। तो जब हम अकाउंट मेंटेन करेंगे, उसे कंपेयर करेंगे, तो क्या होगा? वो जो बैड डिसीजन है उसको हम बार बार होने से बचा सकते हैं। मिस्टेक को करेक्टिव मेजर्स लेके, नेसेसरी केयर लेके वो मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ? पर ये कब पता चलेगा? हम कब करेक्टिव मेजर्स ले सकेंगे, कब करेक्टिव स्टेप्स ले सकेंगे? जब हमने अकाउंट की बुक, अकाउंटिंग प्रिपेयर की है, तब जाके हमें पता चलेगा ना कि वो एक बैड डिसीजन का इफेक्ट इस तरीके से बिजनेस में पड़ रहा है, इस तरीके से हम लॉस सफर कर रहे हैं। जब हमें ये चीज पता चलेगी तब हम वो मिस्टेक को हटा के करेक्टिव मेजर ले सकेंगे, करेक्ट स्टेप ले सकेंगे, है ना? और ये तभी पॉसिबल है जब हम अकाउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे एडवांटेजेस खत्म होते हैं। ओके, हमने हमेशा सुना है कि किसी चीज के अगर गुड पॉइंट्स है तो उसी चीज के बैड पॉइंट्स भी होते हैं। वैसे ही अकाउंटिंग के भी एडवांटेजेस के साथ साथ उसके लिमिटेशंस भी है। ऐसे भी पॉइंट्स है जो अकाउंटिंग को थोड़ा पीछे कर देती है। ऐसे भी कुछ पॉइंट है जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हमने मीनिंग में भी पढ़ा था कि अकाउंटिंग सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड करती है जो फाइनेंशियल होती है, जो मनी टर्म में होती है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करती है। अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जिसको मनी के टर्म में मेजर किया जाता है। जैसे हमने परचेज सेल कर लिया मटेरियल का, परचेज सेल कर लिया असेट्स का, ये सब चीजें ही रिकॉर्ड होगी। पर एम्प्लॉय की ऑनेस्टी, एम्प्लॉय की लॉयल्टी, उसकी कमिटमेंट, उसके काम की तरफ उसका कमिटमेंट, ये सब चीजें भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर एम्प्लॉय ऑनेस्ट नहीं होगा, वो लॉयल नहीं होगा, वो उसके काम की तरफ कमिटेड नहीं होगा, तो क्या बिजनेस सक्सेस करेगी? नहीं करेगी। अच्छे एम्प्लॉयज बिजनेस में होना बहुत जरूरी है बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए। पर अकाउंट ये सब चीजों को कंसिडर नहीं करता है। तो ये एक उसकी लिमिटेशंस है कि वो ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कमिटमेंट एम्प्लॉय को कंसिडर नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। नेक्स्ट लिमिटेशन है
स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी, है ना। अब ये क्या है, अकाउंटिंग अज्यूम करता है कि जो मनी की वैल्यू है वो स्टेबल ही होगी, मतलब सेम होगी। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने बिजनेस में एक असेट्स परचेज किया है जिसकी वैल्यू है 50,000 का एक असेट्स परचेज किया है 5 साल पहले। तो अकाउंट क्या अज्यूम करता है कि 5 साल पहले जो हमने असेट्स को परचेज किया है वो 5 साल बाद भी उसकी वैल्यू 50,000 ही होगी। ऐसा होता है? नहीं, जो असेट हमने 5 साल पहले परचेज किया है उसकी वैल्यू आज क्या 50,000 ही होगी? नहीं, उसकी वैल्यू बढ़ सकती है ना, 50,000 ही नहीं होगी। ये पॉसिबल नहीं होता है, पर अकाउंट ये सब चीज को कंसिडर नहीं करता है। वो अज्यूम करता है कि जो मनी की वैल्यू है वो स्टेबल है, वो सेम ही होगी। तो ये भी लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। थर्ड लिमिटेशन है हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन और इवेंट। हिस्टोरिकल, पहले का ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग, हमने ये चीज कैरेक्टरिस्टिक्स में भी रीड किया था, पढ़ा था कि अकाउंटिंग में हम लोग हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन और इवेंट भी रिकॉर्ड करते हैं। तो हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन और इवेंट के बेस पे फ्यूचर का डिसीजन लेना ये बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि पास्ट में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके बेस पे फ्यूचर का डिसीजन लेना ये रिस्की है। तो हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन और इवेंट ये भी लिमिटेशन है अकाउंटिंग का, कि हम लोग पहले के ट्रांजैक्शन के बेस पे फ्यूचर का डिसीजन किस तरीके से ले सकते हैं। इसमें तो बहुत रिस्क है। क्लियर हुआ? फोर्थ है अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू। द वैल्यू ऑफ असेट्स कीप ऑन चेंजिंग, their market price keep on changing. In accounting market value is ignored and only actual cost based treatment are given. assets की वैल्यू, जो हमने assets परचेज किया है, assets की वैल्यू चेंज होती रहती है, मार्केट प्राइस चेंज होती रहती है, पर अकाउंटिंग उसको इग्नोर करता है। वो ये सब चीजों को ध्यान नहीं देता है कि इसकी मार्केट प्राइस चेंज हो रही है। हमने जो परचेस किया है सिर्फ वो उसको ही ध्यान देता है। एक्चुअल कॉस्ट, हमें जितना खर्चा हुआ है परचेस करने में वो सिर्फ उसमें ही ध्यान देगा। वो ये नहीं देखेगा कि हमने अगर इतने में परचेस किया है तो वो असेट्स की वैल्यू चेंज होगी, मार्केट की प्राइस चेंज होगी। हमने कभी आप लोग ने कभी फ्रिज परचेस किया है तो उसकी वैल्यू क्या सेम रहती है? कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है ना। तो मार्केट वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, पर अकाउंट क्या करता है, मार्केट वैल्यू को अवॉइड करता है, वो उसे ध्यान नहीं देता है। तो ये भी लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। फिफ्थ है यूज ऑफ एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स मतलब अंदाजा लगाना। अकाउंटिंग में आइटम्स जैसे बैड डेब्ट्स, रिजर्व। अब ये बैड डेब्ट्स रिजर्व क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। बैड डेब्ट्स मतलब वो डेटर्स सुनो, हमारे पास से किसी ने क्रेडिट परचेज किया था और उसने बोला था कि वो बाद में जाके पैसे पे कर देगा, पर उसने आगे जाके पैसे पे नहीं किए तो उसे क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। पैसे नहीं दिए हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स रिजर्व मतलब उसने पैसे नहीं दिए हैं तो हमारे बिजनेस को लॉस हो जाता, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स रिजर्व। तो अकाउंटिंग में बैड डेब्ट्स रिजर्व ऐसे चीजों पे, ये जो रिजर्व है वो एक एस्टिमेशन पे बेस होता है, एक अंदाजे पे बेस होता है। ये टॉपिक को, बैड डेब्ट्स रिजर्व वाले टॉपिक को हम आगे और डिटेल में समझेंगे। अभी इतना समझ लो कि बैड डेब्ट्स रिजर्व के लिए एक एस्टिमेशन जरूरी होता है, एक अंदाजा जरूरी होता है, और अगर वो अंदाजा, अगर वो एस्टिमेट गलत हो जाएगा तो उसका पूरा रिफ्लेक्शन हमारे अकाउंट्स पे पड़ेगा। तो ये भी अकाउंटिंग की लिमिटेशंस है कि हमें अकाउंटिंग में कुछ आइटम्स को, कुछ चीजों को एस्टिमेट करना होता है, बराबर। ये अलग बात है कि इसका जो एस्टिमेशन होता है वो किस पे डिपेंड होता है, पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड होता है और लॉजिक पे डिपेंड होता है। तो चांसेस होती है कि कम मिस्टेक्स हो, पर तो भी एस्टिमेशन अगर एक बार गलत हो जाएगा तो उसका पूरा इफेक्ट हमारे अकाउंट्स पे पड़ेगा। तो ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। सिक्स्थ लिमिटेशन है ड्यूल
स्टैंडर्ड्स। देखो, दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है अकाउंट के। अकाउंट में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, फर्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा है बैलेंस शीट। ये दोनों चीज को हम आगे बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी इतना समझ लो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अकाउंट होता है और बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, बराबर। प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या बताता है? इनकम स्टेटमेंट, हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, ये क्या बताता है? हमें प्रॉफिट एंड लॉस बताता है। और हमारे पास असेट्स कितनी है, हमारे पास लायबिलिटी कितनी है, ये हमें बैलेंस शीट बताता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं? करंट प्राइस पे, अभी मार्केट में क्या प्राइस चल रही है उसके बेस पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। और बैलेंस शीट किसके बेस पे प्रिपेयर करते हैं? ओल्ड प्राइस पे प्रिपेयर करते हैं। हिस्टोरिकल प्राइस पे हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो ये दो एकदम डिफरेंस हो गया, दोनों बहुत डिफरेंट हो गया। तो ये भी एक लिमिटेशन है, ड्यूल स्टैंडर्ड, मतलब दोनों बहुत अलग है। प्रॉफिट एंड लॉस करंट प्राइस पे बनाते हैं और बैलेंस शीट ओल्ड प्राइस पे बनाते हैं। तो ये दोनों बहुत अलग हो गया। तो ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। तो यहाँ पे हमने खत्म करते हैं। थैंक यू।